वर्ष की होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ शीतल को प्रीति कुछ खास पसंद नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद से उसने प्रीति से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद से शीतल का रहा सहा प्यार भी खत्म हो गया और शीतल को प्रीति अपनी दुश्मन लगने लगी। धीरे धीरे 4 साल और बीत गए। एक दिन, अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगती है क्या कुएं से पानी लाने में? अभी बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब कौन करेगा? तेरी माँ? अभी करती हूँ माँ। खबरदार अगर मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? अरे पिंकी बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई? तबीयत वबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, बस बहुत जोरों की भूख लगी है। हाय दैया, मेरी बेटी यहाँ भूख से तड़प रही है और इस महारानी ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। अब किसका इंतजार कर रही है? तेरी माँ आएगी क्या खाना बनाने? अभी बनाकर लाई माँ, बस अभी लाई। इस तरह बेचारी प्रीति को दिन भर काम के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए पिंकी का प्यार चोट पर मरहम का काम करता था। प्रीति के पापा व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। इस बार उन्हें सप्ताह भर के लिए शिमला जाना पड़ा। पापा के जाने के कुछ दिन बाद शीतल का भाई राघव और उसकी बीवी कांता भी आ गए। क्या बात है बहन, चेहरा बड़ा उतरा उतरा हुआ लगता है। क्या बताऊं भैया, इस लड़की को देख देख कर मुझे बड़ी कुढ़न होती है। इसके चेहरे में मुझे मेरी सौत नजर आती है। रिलैक्स सिस्टर, अब तुम्हारा भैया आया है तो तुम्हारे सारे दुख दूर करेगा। आज से इसका घूमना फिरना खेलना सब बंद। आज से ये घर का सारा काम करेगी। लेकिन उससे मेरा कांटा कैसे दूर होगा? अरे बस देखती जाओ। उस दिन से प्रीति पर तीनों मिलकर जुल्म ढाने लगे। उन लोगों ने प्रीति से घर का सारा काम करवाया और उसे खाने को भी नहीं दिया। प्रीति कमरे में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ उसकी छोटी बहन पिंकी आती है। दीदी, भूख लगी है ना? हाँ पिंकी। ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छुपाकर ये चॉकलेट लाई हूँ, ये तुम खा लो। प्रीति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो पिंकी से चॉकलेट लेकर खाने लगती है। तुम खाओ दीदी, मैं जाती हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे भी मारेंगे। इतना कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरे कमरे में, अरे क्या कर रहे हो भैया आप? इतने दिन हो गए, कोई तो तरकीब निकालो इस मनहूस को यहाँ से भगाने की। कमबख्त का जायदाद में भी है। मैं नहीं चाहती कि ये जायदाद 2 हिस्सों में बटे। अरे तुम्हारे भैया ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या प्लान है भैया, मुझे भी तो बताओ। अरे बस देखती जाओ। अगले दिन इस भयानक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए राघव उस गिरोह के सदस्य को बुलाता है। गिरोह का सदस्य प्रीति को दूर से ही देखता है ताकि उसे पता न चले और कहता है, बच्ची भीख मांगने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हट्टी कट्टी लगती है। हमें ऐसी बच्ची चाहिए जिसे देखकर लोगों के मन में दया उभरे। दुबली पतली और कमजोर। बस 1 हफ्ते का समय दो, इसको भी वैसा ही बना दूंगा जैसी तुम्हें चाहिए। इस पूरी बात को पिंकी सुन लेती है और वो दौड़कर प्रीति के पास जाती है। दीदी दीदी, ये लोग तुम्हें बेचने की बात कर रहे हैं। वो लोग तुमसे भीख मंगवाएंगे दीदी, और गंदे गंदे काम भी करवाएंगे। तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ दीदी। प्रीति ये सुनकर कांप जाती है। वो एक कमरे में जाकर खूब रोती है। माँ, मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही है। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता? अगले दिन से राघव प्रीति को दुबला पतला और कमजोर बनाने के लिए खाना पीना सब बंद करवा देता है। रात को प्रीति भूखी प्यासी रो रही थी, तभी वहाँ पिंकी आती है। दीदी लो, ये केला खा लो। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे खाने को। मगर अभी वो केला दे पाती उससे पहले ही वहाँ कांता आ जाती है और उसके हाथ से केला छीन लेती है। वो पिंकी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हुए कहती है, आज के बाद यहाँ आकर इसे कुछ दिया तो तुझे भी इसके साथ बेच दूंगी। उस रात जब सब सो गए थे तो प्रीति चुपके से निकलकर घर से भाग जाती है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी।
आज मैं अपनी माँ को ढूंढकर उनको सब बात बताऊंगी। उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ लोग मेरी माँ को लेकर गए थे। काफी देर तक चलने के बाद वो रुक गई। सामने शमशान था। बचपन में उसने सुन रखा था कि उसकी माँ को उठाकर लोग शमशान में लेकर गए थे, इसीलिए वो भी अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उसी शमशान में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जैसे ही उसने प्रीति को देखा तो वो दहाड़ती हुई उसके सामने प्रकट हो गई। प्रीति ने अपनी भोली आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। कौन है रे तू? और तुझे किसने कह दिया कि यहाँ तेरी माँ है? जब मैं छोटी थी तो एक दिन माँ सुबह नींद से उठी ही नहीं, फिर सब लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए थे, इसलिए मैं अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई हूँ। बताओ ना मेरी माँ कहाँ है? प्रीति की भोली भाली बातें सुनकर उस भयानक चुड़ैल का दिल भी पसीज गया। तुझे क्या बताना है अपनी माँ को? प्रीति उसे सारी बात बता देती है। सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चल मुझे ले चल उन पापियों के पास जिन्होंने तुझे इतना कष्ट पहुँचाया है। मैं उन्हें इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगी। मगर मेरी माँ? अरे मुझे तेरी माँ ने ही भेजा है। अब देर न कर, जल्दी चल। उधर घर में प्रीति के गायब होने की बात सबको पता चल गई थी। पता नहीं ये कमबख्त कहाँ चली गई। मैंने तो उस गिरोह से पैसे भी एडवांस ले लिए हैं। ये अगर नहीं मिली तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तभी प्रीति वहाँ आ जाती है। कहाँ चली गई थी तू कमबख्त? तेरे बहुत पंख निकल आए हैं। ठहर, अभी तेरे पंख कतरता हूँ। इतना कहकर राघव उसे मारने दौड़ता है, मगर ऐन वक्त पर वहाँ चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर कांता, शीतल और राघव की घिघी बन जाती है। बहुत अत्याचार किए हैं तूने इस मासूम पर, अब ले इसका मजा चख। इतना कहकर वो राघव की मूछें उखाड़ लेती है। राघव के चेहरे से खून बहने लगता है, मगर चुड़ैल इतने में नहीं मानती है। वो राघव के दोनों हाथों को ऐंठ कर मरोड़ देती है। राघव जमीन पर गिर जाता है। फिर चुड़ैल शीतल और कांता पर झपटती है। वो दोनों को चोटी से पकड़कर पंखे से टांग देती है। तभी वहाँ पिंकी भी आ जाती है। और मारो, इन लोगों ने दीदी को बहुत मारा है। नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते हैं। ये तुम्हारी माँ है, सौतेली ही, मेरी भी माँ। अब मैं इन्हें और तड़पते नहीं देख सकती। अब इन्हें छोड़ दो। इतनी सजा काफी है या और मजा चखाऊं? देखो इस बच्ची को, ये तुम्हें अपनी माँ समझती है और एक तुम हो। बस हमें माफ कर दो। आज से हम प्रीति को कोई कष्ट नहीं देंगे। ये मत समझना कि इसकी माँ नहीं है तो तुम इस पर जुल्म ढाओगे। मैं हूँ आज से इसकी माँ। इसने मेरे अंदर की माँ को जगा दिया है। याद रखना, मेरा साया हमेशा इस घर पर रहेगा। अगर मेरे बच्चों को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसके एक एक आंसू की कीमत तुम्हारे खून से अदा करूंगी मैं। इसके बाद चुड़ैल प्रीति और पिंकी को आशीर्वाद देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो प्रीति को परेशान करे। उसका स्कूल भी फिर से शुरू हो जाता है और जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। ये कहानी है दिनेश और सुनीता की 10 साल की छोटी बेटी गुड़िया की। एक बार ये सभी गर्मी की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गए। उन्होंने वहाँ बहुत मजा किया। गुड़िया ने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी थी, तो जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई उसकी शरारतें भी शुरू हो गयी। पापा ये लो, इससे बचो। बर्फ का गोला दिनेश की पीठ पर लगता है। इसे देख सुनीता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गुड़िया द्वारा फेंका गया बर्फ का एक गोला उसे भी लगता है। ये देख दिनेश भी जोर जोर से हंसने लगता है। ये लोग पूरे 1 सप्ताह यहाँ रहे। ये पूरा समय उनके लिए पूरी मस्ती भरा रहा। 1 सप्ताह कैसे खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह बाद जब वो बस द्वारा वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी पापा, मुझे तो यहाँ बहुत 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 मजा आया। मुझे हर साल गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आना है। आएंगे बेटा, आएंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बस के ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। असल में बस के आगे एक जानवर अचानक से आ गया था। उसी को बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया था, लेकिन बस फुल स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगने के कारण बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई। पल में हर ओर चीख पुकार मच गई। पापा, मम्मा। दिनेश और सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। गुड़िया को भी बहुत चोट लगी। वो बेहोश थी। पुलिस वालों ने उसके चाचा चाची को इस एक्सीडेंट की खबर फोन पर दी। वो भागे आए। गुड़िया की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक पैर में बहुत चोट लगी थी
और वो पैर बहुत देर तक पत्थरों में दबा रह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। हालांकि इस घटना को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन तृप्ति के मन पर इसका गहरा सदमा लगा था। ना 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 ना, मैंने कहा ना गुड़िया, रोना नहीं है। अगर तुम रोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। गुड़िया, हमने कहा है ना, अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ, लेकिन प्लीज रो मत, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। चलो अब हंसो 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 हंसो। अमूल्य और रजनी जब गुड़िया से ये बातें कर रहे थे तो उनकी अपनी बेटी तृप्ति ये सब सुन रही थी। गुड़िया के माँ पापा के बाद उसके चाचा अमूल्य और चाची रजनी उसे अपने घर ले आए थे। वो उसे अपनी बेटी तृप्ति की तरह खूब प्यार करते, लेकिन तृप्ति गुड़िया से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि उसके आने के बाद उसके माँ बाप उसे कम प्यार करते हैं। वो किसी न किसी बहाने गुड़िया को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। जब देखो फालतू का रोती रहती है और मम्मी पापा को इमोशनल करती रहती है। मैं सब समझती हूँ इसकी नौटंकी। ये तो मम्मी पापा ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा वश चले तो इसकी सारी नौटंकी निकाल दूं। तृप्ति और गुड़िया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घर में तो मम्मी पापा के कारण वो चुप रह जाती थी, लेकिन स्कूल में जब भी मौका मिलता तो वो उसे नीचा दिखा देती। गुड़िया, हाँ तृप्ति, कुछ काम था क्या? वो ऐसा है ना, स्कूल में रिले रेस हो रहा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसमें तुम्हारा नाम दे दूं। तुम तेज तो भाग लोगी ना? ये सुनकर वहाँ खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। गुड़िया को बुरा तो लगा, लेकिन अब इसी सच के साथ उसे जीना था। एक दिन की बात है, तृप्ति ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स जानबूझकर गुड़िया के बैग में डाल दी और स्कूल की मैडम को ये बताया कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गई है। स्टूडेंट्स, तृप्ति की ज्योमेट्री बॉक्स अगर किसी ने गलती से रख ली है तो प्लीज उसे वापस कर दें, नहीं तो सबके बैग की तलाशी ली जाएगी और अगर तलाशी में ज्योमेट्री बॉक्स निकला तो दोषी को पनिशमेंट मिलेगी। टीचर की बात सुनकर क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तब टीचर ने एक एक कर सारे बच्चों के स्कूल बैग की तलाशी ली। जैसे ही टीचर गुड़िया के पास आई, आई एम सॉरी मैम, लेकिन गुड़िया पर मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज इसके बैग की तलाशी मत लीजिए। नो, ये तो और बच्चों के साथ अनफेयर होगा। जब तलाशी हो रही है तो सबकी होगी। ये कहकर टीचर ने गुड़िया का बैग खोला। ज्योमेट्री बॉक्स उसी के बैग से निकला। टीचर ने उसे डांट लगाई और आइंदा ऐसी हरकत ना करने की हिदायत दी। तृप्ति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बॉक्स उसके बैग से कैसे निकला। एक दिन तृप्ति ने फिर से उसके साथ एक शरारत की। उसने च्युइंगम खाकर टीचर के बैठने की जगह लगा दिया और इसका इल्जाम गुड़िया पर लगा दिया। टीचर ने गुड़िया को फिर से बहुत डांटा। तृप्ति मेहमानों के सामने भी गुड़िया को किसी न किसी बहाने नीचा दिखाया करती थी। बेचारी गुड़िया क्या करती? वो चुपचाप सब सहती और अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर आंसू बहाती। मम्मा, पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी मेरी याद आती है क्या? आप लोग क्यों इतनी दूर चले गए जहाँ मैं नहीं जा सकती? आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इन सब तकलीफों के बावजूद गुड़िया खूब मन लगाकर पढ़ती। स्कूल की उन सारी एक्टिविटीज में भाग लेती जो वो कर सकती थी। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी उसे जल्द देखने को मिला। स्टूडेंट्स, अब बारी है उस अवार्ड की जिसका आप सभी को इंतजार है। इस साल के स्टूडेंट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है गुड़िया को। सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। स्टेज पर अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई गुड़िया धीरे धीरे पहुंचती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अवार्ड देती हैं। स्कूल के स्टाफ और बच्चे फिर से ताली बजाते हैं। तृप्ति ने पूरे स्कूल के सामने गुड़िया को बैड स्टूडेंट बनाना चाहा था, लेकिन वो तो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। इन सब बातों से तृप्ति जल भुन गई। एक दिन दोनों स्कूल से लौट रहे थे। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो, एक सांड पागल हो गया है, उसने कितनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर गईं। हे भगवान, सांड! अरे ये सांड तो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ ही देर में सांड भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने तृप्ति को उठाकर पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी, गुड़िया मुझे बचा ले, नहीं तो ये सांड मुझे मार डालेगा। तृप्ति, तू भाग यहाँ से, मैं इस सांड का ध्यान भटकाती हूँ। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। आनन फानन में उसने वहीं जमीन से धूल उठाई और सांड की आंखों में झोंक दी। इतनी देर में तृप्ति वहाँ से भाग गई।
सांड को बहुत गुस्सा आया। वो गुड़िया की ओर बढ़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। इतनी देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सांड को वहाँ से भगाया और गुड़िया को अस्पताल पहुँचाया। उसे गहरी चोट लगी थी। वो 2 दिन कोमा में रही। तीसरे दिन उसे होश आया। मेरी बहादुर बच्ची, आई लव यू। गुड़िया, आई एम सॉरी। अरे सॉरी, वो किस बात के लिए? पापा, मम्मा, आप लोगों को पता नहीं है मैंने गुड़िया को कितना तंग किया है। इसे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी जब मेरी जान पर बनाई तो ये उस पागल सांड से भिड़ गई। आई एम सॉरी गुड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। इस घटना के बाद तृप्ति बिल्कुल बदल गई। वे सभी हंसी खुशी रहने लगे। शमशान में अपनी पत्नी दीपा का अंतिम संस्कार करते हुए अजय बार बार भावुक हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा, कैसे वो अपनी 7 साल की बेटी सीमा की देखभाल करेगा। पिताजी, सभी कहते हैं कि माँ कभी नहीं आएगी, क्या ये सच है? हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा में आपने डाल दिया। हमसे क्या भूल हो गई जो आपने दीपा को अपने पास बुला लिया। अब मैं क्या जवाब दूं अपनी नन्ही सी बेटी के सवालों का। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अजय तो तब सीमा के सवालों का जवाब दे पाता जब उसके पास उसके सवालों का जवाब होता। वो खामोश रहा, लेकिन खामोशी से पूरी जिंदगी तो नहीं चलाई जा सकती। सीमा अपनी माँ को हमेशा याद करती। एक बार सीमा को तेज बुखार हो गया। उस हालत में वो बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। पिताजी, माँ कब आएगी? बोलिए ना। अगर वो नहीं आ सकती तो हम लोग ही चलिए ना उनके पास चलते हैं। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती है। सीमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दवा तो दे दी, लेकिन इशारों इशारों में अजय को ये भी बताया कि सीमा को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। सीमा की हालत और अपने दोस्तों की सलाह पर अजय ने अनु से दूसरी शादी कर ली। सीमा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर मेरी माँ तो कहीं चली गई है। देखिए ना, मैं कितना रोती हूँ, वो आती ही नहीं। सीमा, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, बहुत। अजय ने बहुत उम्मीदों के साथ अनु से विवाह किया था। उसे लगता था कि अनु सीमा को माँ की तरह प्यार देगी तो वो धीरे धीरे दीपा को भूल जाएगी। अनु ने कुछ दिनों तक तो सीमा से प्यार का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सीमा, ओ सीमा, जरा इधर तो आ। क्या हुआ नई माँ? अरे देख ना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तू जरा ये सब्जियां काट देना। सब्जियां? पर मैंने तो ये कभी काटी नहीं है। अरे नहीं काटी तो अब काट ले। आखिर एक ना एक दिन तू जब अपने घर जाएगी तो वहाँ तो तुझे सब काम करना होगा ना। अपने घर? ये मेरा घर नहीं है क्या नई माँ? अनु ने सीमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीमा की ये बात कि ये उसका घर नहीं है क्या, उसे चुभ गई। दूसरी ओर सीमा सब्जियां काटने लगी, लेकिन उसने पहले कभी सब्जी काटी नहीं थी, तो सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली चाकू से लगकर कट गई। नहीं माँ, नहीं माँ। अरे क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख रही हो? नहीं माँ, देखिए ना, सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई। तुम भी ना किसी काम की नहीं हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। अब तुम्हारे पापा देखेंगे तो सारा दोष मुझे ही देंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी नई माँ। जब अजय घर में रहता तो अनु सीमा से दिखावे का प्यार करती, लेकिन जब वो ऑफिस चला जाता तो सीमा को तंग करने का सिलसिला शुरू हो जाता। साथ ही वो सीमा को धमकाती भी रहती कि अगर कुछ भी अपने पापा से कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन अनु ने सीमा से चाय बनाने को कहा। सीमा चाय बनाकर अनु को दे ही रही थी कि सीमा के हाथ से गलती से चाय का कप गिर गया और घर की एक नई कालीन खराब हो गई। हे भगवान, इस लड़की ने तो सब कुछ बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। कभी ये तोड़ती है, कभी वो फोड़ती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अनु गुस्से में सीमा को एक थप्पड़ मारती है। अरे नहीं माँ, मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ। हाँ तो मुंह क्या देख रही है, साफ कर। सीमा बहुत छोटी थी, लेकिन अनु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उससे कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करवाती, कभी कपड़े धोना तो कभी बर्तन मांजना।
तो कभी घर का झाड़ू पोछा। नन्ही सी जान और इतना काम। आखिरकार सीमा फिर से बहुत बीमार पड़ गई। उस दिन अजय ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अनु को खुली छूट मिल गई थी सीमा को परेशान करने की। क्या बात है महारानी, आज पूरा दिन सोए रहना है क्या? आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? अच्छी भली तो दिख रही हो। नहीं माँ, मुझे तेज बुखार है। वाह रे वाह, बहाने तो देखो इसके। तेज बुखार है। रुको, तुम्हारे बुखार की ऐसी दवा मेरे पास है जिसको खाने के बाद ना तुम्हारा बुखार पल में गायब हो जाएगा। अनु ने उस दिन अत्याचार की इंतहा कर दी। उसने ठंडा पानी लाकर सीमा के बदन पर डाल दिया। वो बेचारी थर-थर कांपने लगी। उसका बुखार और भी बढ़ गया और वो बेहोश हो गई। उसी समय अजय भी घर वापस आ गया। अजय को देखते ही अनु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया और झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक करने लगी। अरे अजय, देखो ना मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया है। ये आंखें ही नहीं खोल रही। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अरे अनु, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ तुम सीमा को कितना प्यार करती हो। सीमा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सीमा को अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। उसी रात जब अजय अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहा था तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज की दिशा में गया। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? अजय उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही उस औरत का चेहरा उसने देखा वो शॉक्ड रह गया। दीपा, तुम? अजय, मेरी बेटी मर जाएगी। मैंने तुम्हारे भरोसे उसे छोड़ा, लेकिन तुम लोगों ने उसे इस हालत में डाल दिया। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद दीपा की आत्मा अजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन जब अनु सो रही थी तो अजय उसके पास आया। अनु, उठो ना अनु। अरे अजय, आप कब आए हॉस्पिटल से? अब कैसी है मेरी बेटी? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तुम प्यार जो उसे इतना करती हो। सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे लिए चाय बना दो ना। अभी लाई। अनु चाय बनाने किचन में गई, लेकिन जैसे ही उसने गैस ऑन किया पीछे से अजय आ गया, जिसके हाथों में वही कालीन थी जिस पर सीमा के हाथों से चाय गिर गई थी। अरे तुम ये कालीन क्यों उठा लाए? क्योंकि ये कालीन तुझे मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी है ना। इस पर जरा सी चाय गिर गई तो तुमने उस मासूम पर अपना हाथ उठाया। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? क्यों, सच कड़वा लगा क्या? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। मुझे तो लगता है किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। अनु ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अजय ने एक जोरदार चांटा उसे मारा। ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? उसके बाद अजय ने वहाँ फलों की टोकरी से चाकू को उठाया और अनु के पास गया। जब मेरी बेटी की उंगली इस चाकू से कट गई थी तो तुमने उसे दवा लगाने की बजाय जली कटी सुनाई। चलो, अब मैं तुम्हारी उंगली इस चाकू से काटता हूँ, देखता हूँ अब तुम्हारा रिएक्शन क्या आएगा। अजय ने जैसे ही चाकू से अनु की उंगली काटने की कोशिश की वो जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ बचाओ, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, बचाओ। दिमाग मेरा खराब हुआ है या तेरा? जब बुखार से तपती मेरी बेटी पर तूने ठंडा पानी डाल दिया। कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी दीपा का भूत अजय के शरीर से बाहर निकल आता है। उसे देखकर अनु की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो जाती है। दीपा तुम? क्यों अनु, क्यों? तुम एक औरत ही हो ना? क्या औरत का दिल ऐसा होता है? ये माना कि सीमा ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन रिश्ते में तो वो तुम्हारी बेटी है ना, सौतेली बेटी ही सही। क्या सौतेले को जीने का हक नहीं? उसे खुश होने का हक नहीं? क्या गलती है मेरी मासूम बेटी की जो तुमने उसे ऐसी सजा दी कि वो अस्पताल के आईसीयू में है? तुम तो नई माँ हो ना उसकी। क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? बस करो दीपा, अब कुछ मत कहो। मेरी गलती के लिए तो तुम क्या, कोई भी माँ मुझे माफ नहीं करेगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं उस मासूम के लिए इतनी जालिम बन गई। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। सीमा मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। अनु तुरंत अजय के साथ अस्पताल गई। वहाँ उसने सीमा की खूब देखभाल की।
उसकी सेवा, प्रार्थना और डॉक्टरों की मदद से सीमा जल्दी घर आ गई। अनु का दिल अब बदल गया था। सीमा को अब वो सौतेली नहीं अपनी बेटी मानकर पालने लगी। सीमा भी अब खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। अब वो उसकी नई माँ नहीं, सिर्फ माँ थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।